नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है अभी दिल्ली एमसीडी, गुजरात और हिमाचल में हुए आम चुनाव, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव के निहितार्थ। समाचार चैनलों पर आप पिछले 2 दिन से चुनाव के अलावा और कुछ नहीं देखे होंगे। हमारे देश के समाचारों की बुराई यही है कि परसों से देश में कुछ नहीं हुआ। कल नगर निगम का चुनाव में केजरीवाल का विजय हुआ और आज गुजरात में भाजपा का विजय हुआ। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सुनने को मिला होगा। लेकिन मित्रों, मेरा तो मानना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो आमतौर पर कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैं आज उन सब से हट करके आपको चुनाव के हुए परिणाम के निहितार्थ पर चर्चा कर रहा हूं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि गुजरात में भाजपा का प्रचंड विजय प्राप्त हुआ है। हिमाचल में परंपरा के अनुसार एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा जैसी स्थिति आई है और वापस कांग्रेस अपनी बढ़त बनाई है। मैनपुरी में डिंपल यादव ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है। रामनगर में समाजवादी पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के मिलने के बाद हुए पहले चुनाव में जनता ने बताया है कि इनका गठजोड़ बेमेल था और यह बिहार के लिए घातक है, इसलिए उन्होंने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिया है। सरकार के विरुद्ध उपचुनाव सरकार के परीक्षण होता है, उसमें सरकारी शक्तियां लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर यह सत्य है तो उपचुनाव में परिणाम बिहार में लोगों ने बताया है कि उसका क्या मतलब है। आम आदमी पार्टी ने जितनी जोर शोर से अपना ढोल पीटा था, ढिढोरा बजाया था, उससे कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में सिमट कर रह गई। गुजरात में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाई उपचुनाव में, उसका हर जगह सुपड़ा साफ हो गया। सबसे ज्यादा जमानत जब्त वाला रिकॉर्ड अभी भी आम आदमी के पास ही है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, वो अपने इस रिकॉर्ड को रोज रोज बढ़ाई जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। देखिए, परिणाम को तो आपको पता ही है। मेरा मानना है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विजय कोई महत्वपूर्ण विजय नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वह इसलिए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी के रूप में नेता गुजरात का बेटा रहेगा, तब तक गुजरात में भाजपा नहीं हार सकती। यह हर गुजराती को पता है, चाहे वो भाजपाई गुजराती हो या गैर भाजपाई गुजराती हो। उस सबको एक बात की तो प्राउड रहती है कि भाई गुजरात का बेटा है। अगर गुजरात का बेटा गुजरात में चुनाव हार जाता है तो उसका इम्पैक्ट राष्ट्र स्तर पर, उसके प्रभाव पर पड़ेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चला करके जो विश्वविख्यात शख्सियत के रूप में नरेंद्र मोदी को डेवलप किया है, उस पर डेंट पड़ेगा। कोई भी गुजराती क्यों चाहेगा कि मेरे बेटे के छवि पर कोई आंच आवे। तो वह चुनाव सिंपैथी का चुनाव है, उसमें कोई महत्वपूर्ण मुद्दा या कोई नीति युति से कोई मतलब नहीं है। हालांकि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी यानी चोटी का जोर लगा दिया था। वो लोग तो नगर निगम के चुनाव में भी लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की कला बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान राजनीतिक दल जितने भी चुनाव मैदान में हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला दूर दूर और बहुत दूर तक नहीं है चुनाव लड़ने के माने में। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव हारी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 1% वोट से भाजपा ने चुनाव में 6th पाई है और करीब करीब इतना ही प्रतिशत नोटा को वोट मिला है। यह बात किसी भी समाचार चैनल पर आपको देखने सुनने को नहीं मिला होगा। इसीलिए मैं आज इस पर अपनी बात रख रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस जीत के और इस हार के मतलब क्या है। गुजरात में जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी के प्राइड के रूप में काम कर रहे हैं, वो गुजराती बंधु अपने भाई को विजय बनाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने ही राज्य में अस्थिर हो और उनको केंद्र में अस्थिर होना पड़े।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो 1% वोट से मार्जिन रह गए, अगर 1% वोट भाजपा को मिल जाता तो भाजपा रवायत बदल देती, मतलब यह बात बदल देती कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस भाजपा वाली बात हट जाती और अब यहाँ पर वापस भाजपा का सरकार बनता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरकार बना, कई दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद यह रिकॉर्ड टूटा। लेकिन वहां पूज्य योगी आदित्यनाथ जी थे, इस वजह से यह हो पाया। हिमाचल में कोई योगी आदित्यनाथ नहीं थे। ये जो 1% नोटा का वोट है वो ऐसा वोट है जो अपने गुस्से के वजह से, नरेंद्र मोदी के स्वर्ण विधि रवैये के वजह से, और कोई वजह हो जिससे नरेंद्र मोदी से लोग खपा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्यार करने वाले लोग हैं, वह कांग्रेस को दे नहीं सकते थे, आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर नहीं कर सकते थे, और जो भी प्लेयर हिमाचल में था उस पर उनको भरोसा नहीं था और वो चाह नहीं रहे थे, और नरेंद्र मोदी को गुस्से की वजह से वोट नहीं दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने नोटा का बटन दबाया और कुछ लोग घर में रह गए। घर में रह जाने वालों की संख्या की अगर आपको जानकारी होगी तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अगर घर में रहने वाले लोग जाकर के नोटा को मतदान देते तो नोटा बहुमत में आ जाता। नरेंद्र मोदी को इस विषय पर ना तो मध्य प्रदेश के हुए चुनाव में सोचने पर मजबूर होना पड़ा हुआ और ना ही राजस्थान में उस वक्त हुए थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार उतने सीट से बनते रह गई जो सीटें नोटा ने जितनी प्रतिशत दी थी उतने ही सीटों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 400-500 सीट वोट से हार मिली और वहां पर नोटा का वोट संख्या 1500, 2000, 3000 था। मतलब 3000 लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को देना नहीं चाहते थे और किसी को उसको भरोसा नहीं था। तो जो 3000 लोग में से 3000 के 3000 अगर भाजपा में मतदान कर देते तो जो 400-500 से भाजपा को हार मिली वो हार नहीं होती और प्रचंड बहुमत में सरकार बनती। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं रहा हूं कि चुनावी राजनीति के सारे पैंतरों पर, सारे कल पुर्जों को बड़ी बारीकी से जांचने वाला नरेंद्र मोदी इस बात को अब तक क्यों नहीं जांच पा रहे हैं, इस बात को अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा का जो परंपरागत वोट बैंक है वह है स्वर्ण समाज का वोट बैंक। क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, यह पेट वोट बैंक है भाजपा का, और भाजपा नुकसान सिर्फ इन्हीं समुदाय को करती है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार। वह इन स्वर्ण समाज के लोगों को डिमोरलाइज करती है, हतोत्साहित करती है, इनको हकों को मारती है, इनके अधिकारों का हनन करती है और इनको अपने सत्ता के सुख से दूर रखती है। अब आप कहेंगे कि 10% आरक्षण दिया तो गया था। भाई 10% आरक्षण का क्या मतलब जब ST आयोग में पहले से ज्यादा खतरनाक स्तर पर स्वर्ण समाज को फंसाया गया था और फंसाया जा रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब? एक हाथ से 10 रुपया दीजिए और दूसरे हाथ से चाकू मार के खून निकाल लीजिए, तो वो खून ज्यादा कीमती है या 10 रुपया कीमती है? 10 रुपया तो आदमी कमा के खा सकता है, लेकिन खून कहां से कमाएगा? खून तो शरीर में बनाई जाती है ना, और वो वर्षों के मेहनत, लालन पालन और वर्षों के खान पान पर इकट्ठा होती, एक बार में मार दीजिए। नरेंद्र मोदी को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं इस बात पर विचार करेंगे कि स्वर्ण समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, तो स्वर्ण समाज कभी भी किसी के साथ जा सकता है। स्वर्ण समाज में ब्राह्मण समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ही नहीं रही तो वह कहां जाएंगे? बाकी पार्टी को तो वो दे नहीं सकते। बाकी पार्टियां जाति बहुल पार्टियां हैं, वो जाति आधारित राजनीति करते हैं। कोई आदमी यादव का राजनीति करता है, कोई आदमी दलित का राजनीति करता है, तो कोई आदमी पिछड़े की राजनीति करता है, कोई आदमी भूमिहार और धूमिहार का राजनीति करता है। अब तो धोबी और मलाह तक के भी अलग अलग राजनीतिक दल बन गए हैं। तो इस स्थिति में कोई भी ब्राह्मण कहां जाएगा? तो हर थाक करके, झक मार करके आप कहिए कि वो भाजपा में आया है। और ऐसा भाजपा के नेता ने कहा कि ब्राह्मण साले कहां जाएंगे, झक मार खबरें आएंगे, उन्होंने कहा भी था, आपने सुना भी होगा। तो इस विषय पर मोदी जी को विचार जरूर करना पड़ेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो 2 उपचुनाव, महत्वपूर्ण उपचुनाव थे जिसकी सोच सबको पता थी, वो था मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव। लोकसभा जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव के दुखद देहांत से खाली हुआ था, वह अखिलेश का जीत नहीं है। जो डिम्पल यादव वहां से प्रचंड बहुमत से जीत प्राप्त की है, अगर अखिलेश यादव उसको अपना जीत मानते हैं तो वो गलतफहमी में है। वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि था। मुलायम सिंह यादव वहां के बड़े लोकप्रिय नेता थे, मैनपुरी से कई बार विधायक और सांसद रह चुके थे
और उनके मृत्यु के बाद वहां के लोगों को श्रद्धांजलि थी, जो उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में डिम्पल को आशीर्वाद दिया है। डिम्पल का विजय नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी का विजय है। समाजवादी पार्टी की अगर लोकप्रियता रहती तो रामनगर जहां के वहां के सबसे फायर ब्रांड नेता आजम खान साहब हैं, जिनके सदस्यता जाने के वजह से यह उपचुनाव कराना पड़ा था, उनकी जीती हुई सीट पर अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगाया था। आजम खान तो कैंप ही किए थे वहां, तो उन्होंने रोना गाना तक का कर दिया था। वो वही रामनगर सीट है, रामपुर सीट है, जहां से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मुसलमानों का हित की चिट्ठी लिखने तक की शुरुआत की थी। वहां से उनको हारना यह बताता है कि समाजवादी पार्टी का लहर अब कहर बनता जा रहा है। जिन्होंने समाजवादी पार्टी के शासन का कहर देखा है, अब वो उनको लहर नहीं दे पाएंगे। उसके लिए चाहे अखिलेश यादव का अपना एरोगेंट स्वभाव होगा, परिवार में अपने ही वर्चस्व की लड़ाई का दबाव होगा, आजम खान को हाशिए पर रखने का भीतरघात होगा, जो वजह हो, परिणाम तो है ना कि वहां पर भाजपा जीत गई। और सच्चाई यह है कि भाजपा जीत गई। बिहार में उपचुनाव में सरकार पूरा कैंप की थी, राजद की जीती हुई सीट थी वह। नीतीश कुमार को अनुकंपा में राजद ने दिया कि भाई आपने हमारे 2 नकारे बच्चों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया है, बदले में 1 सीट ले लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रवादी पार्टी को त्यागने और छोड़ने का जोखिम लिया है, 1 सीट ले लीजिए, सौदा कोई महंगा नहीं। और सीट लेकर के आप हारेंगे तो आपका राजनीतिक कद तो खत्म ही हो रहा, जिसकी मुझको चाह थी। लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर से ही डबल गेम खेला। उन्होंने कहा कि भाई इनको सीट दो, जितना उतना इनको है नहीं, और नहीं जीतेंगे तो बदनामी जनता दल और नीतीश कुमार को होगी। और जो नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जे की जो हमारा मनोकामना है वो और जल्दी नजदीक पूरा होगा। और यही हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर चुनाव अपने लोगों को लड़वाए और हार का सामना करना पड़ा। अब वहां की जनता यह नहीं कह सकती कि ईवीएम हैक है, यह जनता नहीं कर सकती कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया भाजपा ने, क्योंकि वहां पर शासन भाजपा का नहीं है, नीतीश कुमार का ही शासन है। और अपने शासन में अपनी सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल के बावजूद उनका चुनाव हार जाना यह बताता है कि नीतीश कुमार को भाजपा छोड़ने पर वहां के बिहार की जनता ने सराहा नहीं है, नकारा हुआ है। अब यह आगे के 2024 और उसके बाद के चुनाव का प्रतिबिंब है, उसको लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, जान जाएंगे। मित्रों, आज का परिणाम तो आप सबको पता था। कुछ बातें कल हुए परिणाम पर, क्योंकि कल मैं नहीं आया था, एमसीडी चुनाव की वजह से मैं कवर करने गया था और शाम को बड़ी देर हो गई, लेट हो गया। मैं 11 साढ़े 11 बजे घर आया, मैं 10 बजे फेसबुक लाइव करता हूं। मित्रों, जो कल का चुनाव हुआ है वह चुनाव आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती प्रभाव से हुआ है, नरेंद्र मोदी के दबाव से हुआ है, या जिस वजह से हुआ है। मेरा मानना है कि जो कल नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से हार हुई। उसकी पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। उसका वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी 250 कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारा था, वो सब के सब दागी लोग थे। उसमें से जो लोग रिपीट किए गए थे, मतलब जितने लोगों को भाजपा ने रिपीट किया था, उन सबको निगम में हुए अवैध वसूली और उगाही का दोषी पाया गया था। और उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते जहां से उन्होंने कल तक उगाही की थी, और उस उगाही का परिणाम था कि जनता उनसे दुखी थी। दूसरा संख्या उस लोगों के है, जैसे मान लो पिछले बार पति चुनाव लड़े थे, अब की बार पत्नी को दे दिया महिला होने की वजह से। मान लो पिछले बार पत्नी चुनाव लड़ी थी, महिला होने से अब सामान्य होने के उसके पति चुनाव लड़ गए, तो पत्नी के रूप में भी ये पति जी ही वसूली करते थे। और जब पति वाला सीट था तो पति वसूली कर रहे थे, पत्नी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने रिपीट के बाद विजय प्राप्त की है वो लोग हैं जिनके मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी का मुंह देख करके मतदान किया है, या वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं जा नहीं सकते। उनका कैडर मजबूत था और भाजपा के नीतियों के आगे मजबूर था, इस वजह से जीते। भाजपा के जितने भी 104 लोगों ने जीता है वो मान लीजिए कि जीते नहीं, हारे हैं, बस कैडर मजबूर हुआ है अपनी परंपरा के विरुद्ध वोट ना देने की वजह से, इस वजह से जीते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चूंकि अब तो भाजपा में तीसरे आदमी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि ना तो जेपी नड्डा है ना राकेश गुप्ता है, इन लोगों को कौन पूछ रहा है और ये है भी कहां।
असली भाजपा तो बस अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। तो मैं उन्हीं को इंगित करके कह रहा हूं कि हे अमित शाह, हे नरेंद्र मोदी, अब की बार जब एमपी का चुनाव 2024 में होगा तो इन सातों लोगों को रसातल में अगर 7 समुद्र पार नहीं भेजोगे, सातों सीट हार जाओगे। क्योंकि इनमें से सभी ने अपने चुनाव क्षेत्र में नगर निगम को जिताने में कोई योगदान नहीं दिया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो 2 राजनीतिक वर्चस्व की घराना है, एक धूमल घराना जिसको अनुराग सिंह ठाकुर नेतृत्व कर रहा है, और दूसरा जेपी नड्डा जिसको आपने केंद्र में मंत्री बना रखा था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। इन दोनों लोगों ने कब्र खोदने में और वहां के वोटों को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस विषय पर विचार जरूर करेगा कि इन 2 लोगों को सजा क्या दी जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी, बदतर हो जाएगी, 2024 में मुश्किल हो जाएगा। और सबसे अंतिम सबक केजरीवाल के लिए, केजरीवाल का हिमाचल में बिल्कुल न चलना पंजाब में उनके किए कर्मों कुकर्मों का परिणाम है। क्योंकि हिमाचल पंजाब से ही अलग हट करके बना है। पंजाब से जो 2 राज्य बने, वो एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल, तो आज भी वहां की ज्यादातर भाषा पंजाबी है, वातावरण पंजाबी है और पंजाब से लगा हुआ सीमा है। गुजरात में जो 2-4-5% वोट मिल गया है, वहां के लोगों को अरविंद केजरीवाल के पापों का पता नहीं था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती जो गांव है, जो एक तरफ पंजाब में आता है, एक तरफ हिमाचल में आता है, और उनकी रिश्तेदारी, यारी, मित्रता सब हिमाचल और पंजाब में है। जिस तरह से दिल्ली में मैं रहता हूं ना, तो हमारा एक तरफ में निकलूंगा तो हरियाणा है, दूसरे तरफ निकलूंगा तो उत्तर प्रदेश है। तो रोज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आना जाना है, तो वहां की कानून व्यवस्था और उन सब चीजों से मैं वाकिफ हूं, जानता हूं कि क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने पंजाब में हुए सारे आतंकवाद का बढ़ना, नशा का खेप का और ज्यादा बढ़ जाना और लॉ एंड ऑर्डर पर पूर्णतः अरविंद केजरीवाल का फेल हो जाना, और वहां पर खालिस्तान का सरकार में सीधा दखल और पुलिस पर खालिस्तान के नियंत्रण से हिमाचल के लोग सहम गए। और उन्होंने चाहा कि अगर हिमाचल में भी भाजपा को हटा करके हम आम आदमी पार्टी को ले आ देते हैं, तो ये फिर हिमाचल दिल्ली के सीमा तक खालिस्तान का सीधा संपर्क हो जाएगा, और राजधानी से खालिस्तान को जितना दूर रखा जाएगा उतना ही राष्ट्र हित में है। इस बात की सोच के लिए हिमाचल की जनता को मैं लख लख बधाई देता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं। और इसी वजह से नहीं हुआ। केजरीवाल को तो खैर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो खालिस्तान समर्थन से चुनाव लड़ा था और उसके बदले में खालिस्तान को अपना किकबैक दे रहा है। जी भाई, आपने हमको दिया, अब आप हमसे ले। लेकिन हिमाचल की जनता ने बड़ा चपलता दिखाया है और चतुरता दिखाया है। इस बात के लिए हिमाचल की जनता बधाई की पात्र है। अंतिम में कांग्रेस के लिए, देखिए मित्रों, कांग्रेस में सबसे बुरी स्थिति है कि उसका कप्तान नॉन प्लेइंग कैप्टन है। वो नेट पर तो खूब प्रैक्टिस करता है, लेकिन पिच पर नहीं आता। तो स्कोर तो पिच पर हुए बैटिंग की काउंट की जाएंगे। नहीं भाई, आपने पिच पर कितना चौका छक्का बनाया, कितना कैच लिया, कितना विकेट लिया। नेट पर तो आप 1000 छक्के मारे, वो तो कहीं गिनती में नहीं होता, और वहां दर्शक भी नहीं होता जो देख करके ताली और गाली दे। तो राहुल गांधी नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुनाव हिमाचल और गुजरात में है, और वो केरल और तमिलनाडु में लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पद यात्रा कर रहे हैं, और वहां से भारत को जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को हिमाचल और गुजरात हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी का ऐसा सोच है, तो राहुल गांधी उस कैप्टन की तरह है जो नाइट वॉचमैन के रूप में अपना सारा विकेट गंवा देता है, और मेन बैट्समैन अब अकेले बच जाता है, और सवेरे उसी दबाव में आउट हो जाता है। तो गुजरात में पिछले बार राहुल गांधी ने बड़ा मेहनत किया था, और उसका परिणाम यह हुआ था कि भाजपा शतक नहीं बना पाई थी। और आज राहुल गांधी के खुला छोड़ देने की वजह से भाजपा ने 150 की संख्या पार कर दी है, और प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राहुल गांधी को अपने राजनीति पर विचार करना पड़ेगा। बेसिकली मैं राहुल गांधी के राजनीति से तो बड़ा दुखी हूं, लेकिन राहुल गांधी के व्यक्तिगत व्यवहार से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूं। राहुल गांधी जैसे नेताओं को इस देश में रहना चाहिए, लेकिन उनको एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो जिस लोगों का भी सलाह लेते हैं, उनके सलाह को वो अनसुना कर दे, बल्कि सुने ही ना। राहुल गांधी हर बात अपने कुनवे और कोठरी के समझावे और दबाव में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, भाजपा के फेंके जाल में उलझ जाते हैं।
उनको अपने उलझन को सुलझाना चाहिए और अपने विवेक से राजनीति करनी चाहिए। 52-55 वर्ष के हो गए हैं, अब बच्चा है नहीं जो उनको बार बार समझौते और समझाने वाले की जरूरत हो। देश की दशा दिशा क्या है आम मतदाताओं ने साफ कर दिया है। स्वर्ण समाज के लोगों ने पार्टी लाइन से हट करके चुनाव में मतदान देना उचित नहीं समझा। अपने गुस्से का इजहार नोटा में दिया। अगर नोटा के वोटों को भाजपा में जोड़ दिया जाता तो भाजपा प्रचंड बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाती। नोटा के सीटों को अगर हम गुजरात के चुनाव में जोड़ देते तो गुजरात में सभी के सभी 182 सीट जीत जाते। इसी तरह का काम हर जगह हुआ है। तो इस चुनाव से 4 सबक मिला है। नरेंद्र मोदी को सबक मिला है कि आप स्वर्ण समाज का जितना ज्यादा अपमान करेंगे, उनके अधिकारों का हनन करेंगे और उनको सुविधाओं से वंचित करेंगे, आप सरकार से वंचित होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्वर्ण समाज को सिर्फ इस बात पर गुस्सा इजहार करके दूसरे की तरफ दे देने की हिम्मत आ जाए और या कोई आदमी उनको समझा दे कि हम आपके अपने हैं और हम आपके ख्यालों हितों का ख्याल रखेंगे, मोदी जी नहीं रख रहे हैं तो क्या है। पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस के कैप्टन, वो चाहे बेशक अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के कैप्टन हो, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, वो तो नॉन इफेक्टिव कैप्टन है। असली कैप्टन तो गांधी परिवार है। तो गांधी परिवार अपने वर्चस्व की लड़ाई में नाक अलग हटा करके किसी एक आदमी पर भरोसा करे। सोनिया गांधी राहुल पर करती हैं और प्रियंका गांधी खुद पर करती हैं। तो राहुल, प्रियंका और सोनिया के त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस पीस रहा है। यहाँ तो 2 पार्ट में ही लोग पीस जाते हैं। यहाँ तो 3 कोने पर खड़ा तंबू है, कोई भी बम्बू हटती फटती है तो पूरा का पूरा किनार गिर जाता है। तो राहुल गांधी को अपने सोच पर बदलाव लाना पड़ेगा और 24 बहुत दूर है। 24 के पहले वाले उपचुनाव में ध्यान रखना पड़ेगा और तब जाकर के 24 में आप लड़ने योग्य बन पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ लेना पड़ेगा कि मुफ्त की रेवड़ी पूरे देश में नहीं चलती है। गुजरातियों ने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया है, आपके मुफ्त वाले रेवड़ी के साथ नहीं गए और हिमाचल प्रदेश वाले तुम्हारे आतंक समर्थक होने के वजह से छुआ तक नहीं तुमको। हिमाचल में तुमको नोटा से भी कम प्रतिशत मिला है। इस विषय पर केजरीवाल को विचार करना पड़ेगा। चुनावी लहर में हिंदू हृदय सम्राट वाले छात्र गुजरात में जा करके लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने से नहीं होगा। दिल में लक्ष्मी गणेश को बसाना पड़ेगा और सिर्फ लक्ष्मी जी को नहीं, साथ में गणेश जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी और सारे सत्य सनातन के देवताओं को मानना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। तब जाकर के तुम देश के काम आ पाओगे। और भारतीय मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। बिना किसी झगड़े का, बिना किसी मारपीट और बिना किसी बहुत बड़े दंगा फसाद का जो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए भारत के सभी मतदाता मेरे प्रणाम के लायक हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों ने चुनाव नहीं दिया उनको मैं दोबारा प्रणाम करता हूं कि आप अगले बार मतदान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं देते हैं तो सरकार का ना तो आपको आलोचना करने का अधिकार है, न ही उसका समर्थन करने का अधिकार है, क्योंकि ना तो आप सरकार बनाने में योगदान दिए हैं, न ही सरकार को ना बनने देने में अपना योगदान दिए हैं। तो अगर आपने नागरिक धर्म का पालन नहीं किया है तो सरकार से नागरिक सुविधाओं का लेने का भी आप अधिकार नहीं। इस पर विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लोकतंत्र की जय हो।